नमस्कार, मी विनोद गाडे. आज आपल्या सोबत आहेत राजीव गांधी विचार विकास मंचाचे महाराष्ट्र प्रभारी तथा राष्ट्रीय सचिव राजूजी चौतमल. आपलं खूप खूप स्वागत है. धन्यवाद जयदीप. राजू जी, आपका हमारे स्टूडियो में फिर से एक बार स्वागत है. धन्यवाद धन्यवाद. हम आज जो राहुल गांधी साहब की परतवाड़ा में सभा हुई जी थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे. जी. तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि दोनों तरफ सभाएं थी, काफी दिग्गज लोग आए हुए थे. अमरावती में भाजपा की तरफ से अमित शाह आए हुए थे जी. और यहाँ से कुछ 50-60 किलोमीटर दूर परतवाड़ा में राहुल गांधी की जी सभा. तो हमने जो सर्वे किया है तो दोनों के तरफ भीड़ थी, पर उसमें ऐसे पता चला कि कुछ लोग बोल रहे थे कि इधर पैसे देके लोग बुलाए गए थे. क्या राहुल गांधी साहब की सभा में ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. राहुल गांधी जी की जो सभा होती है वो जेन्युइन सभा होती है, ओरिजिनल सभा होती है, और उन्हें सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं. और दूसरी मेन बात आपको मैं बता दूं, पैसों का जो रोल है पूरे देश में, कांग्रेस के खातों को बीजेपी के एजेंसियों ने सील करके रखा, बैंक खातों को. उनके पास ऑलरेडी पैसा है नहीं. दूसरी मेन बात, जो अमरावती के जो उम्मीदवार है बलवंतराव जी वानखड़े, तो वो विधायक है, लेकिन कोरोना काल के 2 साल जाहिर है कि कुछ भी निधि मिली नहीं है, तो उनके पास भी पैसा नहीं है. तो उनके पास जो भीड़ आई हुई है वो अपने स्वयं स्फूर्त बल पर लोग आए हैं. और राहुल जी को सुनना तो सौभाग्य की बात है, ऐसा मुझे लगता है. रहा सवाल यहाँ अमरावती के सांसद मैदान पर जो भीड़ आई है, जनरली सभी को पता है कि पैसे देकर ही बुलाई जाती है. बीजेपी की कहीं भी सभा देखिए आप, वहाँ जो लोग दिखते हैं, जो जाते हैं, या उनका रहन सहन, खान पान, या उनकी बोली भाषा देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है या बीजेपी के फॉलोअर हैं. वो जाहिर है कि उन्हें सिर्फ एक सभा में भीड़ की बढ़ोतरी दिखाना चाहिए, इस हिसाब से उन्हें बुलाया जाता है. और जिन लोगों को बुलाया जाता है तो डेफिनेट फ्री में तो आने वाले हैं नहीं, उन्हें खाना पीना, पैसों का लेन देन तो ये होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन यहाँ जो परतवाड़ा में जो सभा हुई है वो स्वयं स्फूर्त है. और मेरी जितनी उम्र है, आज तक का जो मेरा अनुभव है, इतनी सभाएं देखी है मैंने. यहाँ किसी भी नेता की सभा में इतनी पब्लिक आज तक किसी भी सभा में आई नहीं है जितनी आई है. क्योंकि कल ही खुफिया विभाग, जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो आंकड़ा जाहिर होता है, उस आंकड़े के अनुसार 4,60,000 लोगों की एंट्री उस सभा में हुई है राहुल गांधी जी की. और दूसरी मेन बात आपको मैं बताता हूँ, जिस जगह पर वो सभा थी वो परतवाड़ा में थी. और परतवाड़ा से लेकर बहिरम जो बाबा का जो मंदिर है, वहाँ तक गाड़ियों की रेलचल थी, गाड़ियाँ खड़ी थी. उसके बाद आजू बाजू की जितनी भी कॉलोनियाँ थी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी की गई थी पार्किंग के लिए. दूसरी मेन बात, वहाँ जो आजू बाजू में खेत है, बगीचे है, संतरों के बगीचे है, जहाँ खाली जगह दिखी वहाँ लोगों ने आसरा लिया, क्योंकि धूप भी काफ़ी थी. इतनी कड़ी धूप में राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आना, ये राहुल गांधी जी की लोकप्रियता का पैमाना माना जा सकता है. अभी हमने देखा कि कल राहुल गांधी जी साहब आए थे और उन्होंने कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जी हाँ, उसके अलावा भी कुछ घोषणाएं की. तो हाँ. पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है. हाँ, देखिए विनोद जी, क्या हुआ, आज़ादी के तुरंत बाद 1952 में ही पहला लोकसभा चुनाव हुआ, और उसके बाद में ये जो 2024 शुरू है, इसके बीच में जितने भी चुनाव हुए हैं जी, और जितनी भी पार्टियों के मैनिफेस्टो आए हुए हैं, लोगों ने सुने हैं, तो उन सभी मैनिफेस्टो से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा और सबसे लोग को उपयोगी जो मैनिफेस्टो है वो है कांग्रेस का इस साल. क्या हुआ, इस मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है, वो भारत जोड़ो यात्रा के दोनों यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा भी लीजिए, दोनों ही यात्राओं में जो लोगों से उनके संवाद हुए, लोगों से मिले हैं, लोगों ने जो उनको बताया, उसके आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया. इसलिए राहुल गांधी जी ने 5 न्याय योजना
और वो पांच न्याय योजनाओं के अलावा 25 गारंटियां संविधानिक तरतूद के रूप में इस मैनिफेस्टो में दिया है। अभी फिलहाल में हम देखेंगे तो अभी तो लोकसभा अमरावती में हाँ दो जहाँ नाम ज़्यादा जोरों शोरों से सुन रहे हैं। जी हाँ। एक बीजेपी के विधायक जो है पुराने नवीन राणा जी, और महाविकास आघाड़ी की तरफ से बलवंत जी। तो एक तरफ मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं जी हाँ। और दूसरे तरफ हमने देखा है कि महाविकास आघाड़ी के जो बलवंत वानखड़े हैं उन्होंने भी एक स्टैम्प पेपर पे कुछ गारंटी लिख के दी है। तो क्या ये जरूरी हो गया है गारंटी, और हम क्या माने, मोदी की गारंटी ज्यादा उचित है या फिर बलवंत वानखड़े ने जो स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है? इसमें क्या बात है, 2014 में नरेंद्र मोदी जिन वादों को लेकर आए, 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष, सबके खातों में 15 लाख, उसके बाद में जो विदेशों में काला धन लेकर गए हैं वो पूरा का पूरा वापस, जीएसटी के रूप में एक अच्छी सुविधा देना, महंगाई कम करना, इन वादों को लेकर ही आए थे ना मोदी जी। लेकिन आप मुझे बताइए, एक भी वादा उनका पूरा हुआ है? कुछ नहीं। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष छोड़िए, 10 साल में उन्होंने पिछले वर्ष दिवाली के समय में 75,000 नौकरियां बांटने का उन्होंने ऐलान किया था जब हिमाचल प्रदेश चुनाव चालू। वो 75,000 जो नौकरियों के जो अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं उसमें सभी पीएसआई रैंक के थे, यानी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के नहीं थे, थर्ड और फोर्थ क्लास की सर्विसेज थी। वो भी कितने लोगों को मिले हैं अभी पता नहीं है, उसका कोई आंकड़ा नहीं आया हुआ है। दूसरी मेन बात ऐसी है कि बीजेपी के कैंडिडेट की कितनी चलती है बीजेपी के मैनिफेस्टो में या घोषणा पत्र में या मोदी जी के अगेंस्ट में। किसी मुख्यमंत्री में, बीजेपी के मुख्यमंत्री में ये हिम्मत नहीं है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री मैं हूँ ऐसा कहने का। कोई मंत्री ये नहीं बोलेगा कि मोदी जी मैं इस विभाग का कैबिनेट मंत्री हूँ या मैं राज्य मंत्री हूँ, कोई नहीं बोलता है, हिम्मत ही नहीं है। मोदी जी ने अगर जो कहा है वो बीजेपी वाले फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये मोदी जी जो कहते हैं कि मैं ये करूँगा वो एक जुमला माना जाता। वो मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी है, लेकिन मोदी जी की गारंटी उनके घर के लोग नहीं लेते हैं। आज जसोदा बहन जो है, उनकी जो मिसेस है, पत्नी है, बोलना नहीं चाहिए, कितने वर्षों से पति के सानिध्य से वंचित है, यानी पति सुखों से तो कुछ मिला नहीं है, परिवार का सुख भी नहीं है कुछ, और मोदी जी उनके उधर ध्यान देते होंगे, ऐसा भी अभी तक रिकॉर्ड में आया नहीं है। वो गारंटी जब अपने मिसेस को नहीं दे सकते तो जनता को क्या देंगे? वो कहते हैं ना 143 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार है। पहले अपना खुद का परिवार तो देखें, 6 भाई है, 6 भाइयों के पत्नियां हैं, उनके भतीजे हैं, ये उनको ही एक जगह पर रख नहीं पा रहे, उनके इधर ही ध्यान नहीं है। 143 लोगों को की ओर किस प्रकार से ध्यान देंगे मोदी जी? मुझे लगता है जुमलेबाजी, झूठ, इसका अभी घड़ा भरने वाला है। और उन्होंने कहा था हमारा क्या है, हम तो फकीर है, जिस दिन हमारे मन में आएगा हम झोला उठाकर चले जाएंगे। आज वाकई में 2024 में राहुल गांधी ने वो कमाल करके बताया, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा। और उनकी जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, अभी आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के विषय में पूछा नहीं है, क्या विषय है उसमें, तो वो घोषणा पत्र को देखते हुए अभी पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद में वाकई में झोला उठा के चल देते हैं। अब हिमालय जाएंगे या गुजरात जाएंगे वो पता नहीं, पर उन्हें तो उनका एक नारा ये भी है, हाँ, कि जिन्होंने राम को लाया, हाँ, वो इस देश में, हाँ, तरक्की भी लाएंगे। और हमने 370 भी हटाया, कश्मीर को हमने डिजिटाइज बना दिया। हाँ, तो उसके अगेंस्ट में लोगों को तो राम मंदिर चाहिए था और लोगों को राम मंदिर दिया, 370 कश्मीर का हटाया। फिर भी आप कहते हैं कि भाई कांग्रेस का मैनिफेस्टो उससे ज़्यादा अच्छा है, तो क्या राम के लिए झुकाव ज़्यादा नहीं रहेगा लोगों का? नहीं, देखिए भगवान राम जो है वो आ जाएगा, वो तो हजारों वर्षों पहले आ चुके हैं ना। इस देश में भगवान राम हजारों वर्षों पहले आए हुए हैं और उनके हजारों मंदिर इस देश में है। हजारों मंदिरों में लाखों लोग पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, वो कोई विषय नहीं है। विषय अयोध्या के राम मंदिर का जो था वो था बाबरी मस्जिद, वहाँ जो बनाई गई थी उसको हटाने का मुद्दा था। वो जैसे ही हटेगा
तो हम मंदिर बना लेंगे, या मंदिर बनाएंगे तो वो हटेगा। वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो समझौता हुआ वो अलग विषय है। ठीक है, आज राम मंदिर बन गया, लेकिन राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? क्या राम से बड़े हो गए? राम को लाने वाले या तो ब्रह्मदेव हो सकते हैं, विष्णुदेव हो सकते हैं, शंकर महादेव हो सकते हैं। मोदी जी क्या उनसे बड़े भगवान है जो राम को लेकर आएंगे? राम को कोई नहीं ला सकता, राम ऑटोमेटिकली आते हैं, स्वयं भूत है, वो कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। राम की महिमा के बारे में नरेंद्र मोदी या बीजेपी या आरएसएस ये बता ही नहीं सकते हम राम को लेकर आए। तो जनता ने ये समझना चाहिए कि राम को ये लोग लेके नहीं है। मंदिर बना अलग विषय है, मंदिर अयोध्या में बना है, लेकिन दूसरे शहरों में मंदिर नहीं है क्या? बड़े बड़े मंदिर है, ठीक है, वो विषय अलग हो गया। अब आपने 370 की बात किया था, कश्मीर में 370 हटाया। 370 मतलब क्या? 370 की वजह से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग बना हुआ है। मोदी जी के डिसीजन से पहले 370 हटाने से पहले ऑलरेडी 370 की तरबूतें कांग्रेस सरकार के द्वारा कम होती गई है, क्योंकि कश्मीर के सरकार ने कांग्रेस की हर चीज मानी है और कांग्रेस ने उनके लिए वो अमेंडमेंट भी करके दी है। अगर 370 की कुछ अमेंडमेंट हट जाती है तो कांग्रेस उसके एवज में दूसरा अमेंडमेंट उनके लिए सुविधा ग्रुप में देती है। 370 आज जो हट गया है वो सिर्फ अब नॉमिनल है, 370 हट गया है, क्योंकि वहाँ जो 370 का एक दूसरा मसला था जो 56 ए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत के कश्मीर के अलावा भारत में जो दूसरे राज्य है वहाँ का कोई व्यक्ति वहाँ जाकर जमीन नहीं खरीद पाता था। ये अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव इनके जैसे लोगों को, लैंडलाइन माफिया को जमीन देने का एक बड़ा फंडा था, जो 370 हटने के रूप में इनका सक्सेस हो गया मोदी जी का। लेकिन आपको मैं ये भी बताता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है अभी जस्ट चंद्रचूड़ सिंह के बेंच ने, उसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर को पूर्ण स्वायत्ता देना आपका काम है, वहाँ राज्य सरकार बैठेंगी, विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, और भारतीय संविधान में एक तरतूद ऐसी है कि राज्य सरकार अपने लिए फिर से अमेंडमेंट कर सकती है, संविधान में अमेंड कर सकती है। तो 370 पे हटना कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कश्मीर के जो राज्यकर्ता थे वाकई में भारत के साथ में ही रहना चाहते थे, उन्होंने भारत के साथ कभी दुश्मनी जैसा व्यवहार किया ही नहीं है ना, तो वो नहीं चाहेंगे कि भारत से अलग हो, वो भारत में ही रहने की तरबूत करेंगे। और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट अभी चंद्रचूड़ साहब ने दिया है कि कश्मीर का विधानसभा जैसे ही बाहर हो जाएंगी, उस विधानसभा की जो तरबूता होंगी वो लागू हो जाएगी। जैसे आपने बोला कि मोदी जी ने भी पिछले मैनिफेस्टो में बोला था कि 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे। जी जी। और हमने अभी राहुल गांधी जी का भी भाषण सुना। जी हाँ। तो राहुल गांधी जी ने बोला कि आप 22 लोगों को, जी हाँ, ऐसे उन्होंने शब्द थे उनके, जी हाँ, कि आप 22 लोगों को करोड़पति बना रहे हो, अरबपति बना रहे हो, हम करोड़ों लोगं को लखपति बनाएंगे। और मेरे ख्याल से महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने की बात की उन्होंने। और उसके बाद में जो सुशिक्षित बेरोजगार जो हमारे देश के नौजवान युवक हैं, उनके खाते में भी 1-1 लाख रुपए डालने की उन्होंने बात की। तो हम तो अभी तक जुमले सुनते आए हैं, तो क्या लोगों को राहुल गांधी जी के इस जवाबी पे या इस मैनिफेस्टो पे भरोसा होगा, या फिर वो नरेंद्र मोदी जी के जुमले के जैसे इसी को ट्रीट करें? नहीं, आप देखिए, कांग्रेस के जितने भी मैनिफेस्टो आए हैं चुनाव के समय में, और जैसे ही उनकी सरकार बनी है तो कांग्रेस ने उस पर इम्प्लीमेशन किया हुआ। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कहा था, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में ओल्ड पेंशन स्कीम लगभग चालू हो गई, या जो उन्होंने किसानों के कर्ज माफ़ी के बारे में कहा, उन राज्यों में माफ़ हो गई। वहाँ जो नौकरियों का जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था, नौकरियाँ मिल रही हैं। और बहुत सारे जो 500 रुपये गैस सिलेंडर है, राजस्थान, एमपी और कर्नाटक और तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, वो मिलना चालू किया। बात दरअसल वही है, जुमलेबाजी करना अलग चीज़ है, घोषणा पत्र देना अलग चीज़ है, और शपथ पत्र देना अलग है। ये जो राहुल गांधी जी की जो बात है, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, उनकी जुबान कभी मुकर नहीं सकती, ये फैक्ट है। पूरे देश को पता है कि राहुल गांधी ने कहा कि मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी में वो चीज़ नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं उनकी शुरुआती झूठ से होती है, अंत भी झूठ से होती है। रहा सवाल मैनिफेस्टो का, जो आपने 1 लाख वगैरह जो कहा है,
तो उसमें घोषणा पत्र में जो न्याय योजना है, 5 न्याय योजना है, नारी योजना, युवा योजना, मजदूर योजना और हिस्सेदारी योजना और एक किसानों के लिए योजना थी। ऐसे 5 न्याय योजना थी और उन पर आधारित 25 गारंटी थी। जो 1 लाख कहा है वो गारंटी, न्याय योजना के साथ में गारंटी, मतलब कानूनी उन्होंने कहा कि भारत की जो गरीब जनता है, जो गरीब परिवार, उसमें से लिस्ट बनेगी, उसमें से एक महिला को देखा जाएगा, उस महिलाओं का नाम लेकर उसके खाते में हर साल 1 लाख या महीने के 8,500 रुपये डालते जाएंगे। उसके बाद में महिलाओं के लिए सर्विसेज में, केंद्र और स्टेट की सर्विसिंग में जो नौकरियां मिलती है और राजनीति में 50% आरक्षण उन्होंने फिक्स किया, ये भी कानून हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में जो युवा योजना आती है, युवा योजना में जो भी लड़का या स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलेगा, डिप्लोमाधारी हो जाएगा, उसे 1 साल का अप्रेंटिस मिलेगा, यानी 1 साल उसको वो पद्धति सीखने का मौका मिलेगा, कंपनी का क्या कारोबार है, क्या काम कर रहे, वो सीखने का मौका मिलेगा और वो 1 साल के लिए उसे 1 लाख रुपये उसके खाते में आ जाएगा और 1 साल के बाद में उसे पक्की नौकरी दी जाएगी। यह युवा न्याय योजना में था। उसके बाद में 12वीं तक का उसका एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगा, स्कॉलरशिप उसको मिलते रहेंगे। जो पढ़ाई के लिए जो लोन निकाला जाएगा, कर्ज योजना जो होगी, जो लोन निकालेगा वो बाकायदा इंटरेस्ट फ्री होगा, यानी उस पर ब्याज नहीं लगेगा। ये को पक्की गारंटी है। रोजगार भी मिल रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, अप्रेंटिस भी मिल रही है। उसके बाद में जो लोन लेगा पढ़ाई के लिए, उस पर ब्याज भी देना नहीं पड़ेगा। ये युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट ये है। किसानों की बात, किसान न्याय योजना में किसानों को MSP मिलेंगी ही मिलेंगी। किसानों का पिछला जितना भी कर्जा था वो पूरा टोटली माफ होगा। नेक्स्ट टाइम जो कर्जा लेगा उसका ब्याज उसे देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में किसानों को बीज प्रक्रिया हो गई, खेती की प्रक्रिया हो गई, यंत्र सामग्री खरीदने की प्रक्रिया है, उसमें भी भारी छूट देने का वादा किया है राहुल जी ने। उसके बाद में आते हैं मजदूर न्याय योजना। मजदूरों के मेरे ख्याल से 85 कायदे थे, कानून थे। बाबा साहब अम्बेडकर पहले मजदूर मंत्री थे, आपको पता है। बाबा साहब ने बहुत सारे कानून बनाए, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी है। वो मजदूरों के जितने भी कानून पहले थे 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने 4 पर लेकर आए, मतलब 80-81 कानून रद्द किए गए। राहुल गांधी जी का कहना है 2014 से पहले के जितने भी कानून थे वो वापस उसी प्रकार से लागू हो जाएंगे, मतलब मजदूर के 85 कानून वैसे आएंगे। उस कानूनों में मालिक के साथ में बोनस, वेतन बढ़ोतरी, उसके बाद में इंश्योरेंस, उसके बाद एक्सीडेंट का रिक्लेम, पेंशन योजना, प्रोविडेंट फंड, ये बहुत सारे कानून हैं जो मजदूरों को मिलेंगे। मजदूरों के लिए जो मनरेगा है, रोजगार हमी योजना है, इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस की सरकार में 150 दिन मजदूरी मिलती थी। ठीक है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के बाद में उसे 100 दिन पर लेकर आया। 100 दिन पर आने के बाद में भी 100 दिन पूरी तरह काम नहीं मिलता उनको, तो मजदूरी उसकी काट ली जाती है। कांग्रेस के समय में 150 दिन की अगर मजदूरी नहीं मिलती थी तो पैसा नहीं काटा जाता था। नरेंद्र मोदी ने काटना शुरू कर दिया। तो राहुल गांधी ने अभी 150 दिन की तो हमें योजना दी है, लेकिन अभी जो उसकी मजदूरी थी पहले 270 था, शायद अभी 400 रुपये उसका गारंटेड हो गया। ठीक है। उसके बाद में हिस्सेदारी जो न्याय योजना है, यानी इस देश में जितनी जातियां हैं उन जातियों की जनगणना होंगी। उन जातियों की जनगणना के अनुसार जिसका जितना परसेंटेज आरक्षण के रूप में बाबा साहब ने तरदूत करके रखा है, उसको उसी परसेंटेज में उसको आरक्षण के पूरे लाभ मिलेंगे। फिर नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, ये उनकी योजना है। आपको एक और बता देता हूँ, पेगासस का जो जासूसी डिवाइस आया था नेताओं की जासूसी करने के, वो पेगासस की इंक्वायरी भी करने का गारंटी राहुल गांधी ने दी। जो राफेल सौदे में जो घोटालेबाजी हुई है, 500 करोड़ का राफेल था 1500 करोड़ में खरीदना पड़ा, उसकी भी इंक्वायरी करेंगे, कानून के दायरे में लाएंगे। जितने भी नरेंद्र मोदी के
जो काला धन या जो यहाँ के बैंकों का पैसा लेकर जो भागे हैं नीरव मोदी जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, बड़े बड़े वो पूरा का पूरा पैसा या उनको लाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनको भगाने वाले जो होंगे, बैंक के अधिकारी हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, उनको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। मतलब टोटली मैनिफेस्टो में 2014 से पहले का जो अमेंडमेंट था, जो 2014 से पहले की जो परिस्थिति थी, वैसे लाने का मानस राहुल गांधी ने व्यक्त किया है। और ये गारंटी तो है ही है, न्याय योजना तो है ही है, लेकिन गारंटी के रूप में कानूनी अमली जामा पहनाने का सशक्त अस्त्र राहुल गांधी जी ने जनता को दिया है। अब ये पब्लिक को समझना चाहिए कि हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं। आपको अभी मैं बताना भूल गया, जो कोरोना काल में जो रेमडेसिविर बने हैं या फिर वैक्सीन बनी है, जो दवाएं बनी हैं, उन दवाओं को खरीदने में सरकार ने जो घोटाले किए हैं या ऑक्सीजन पुराने में प्रोवाइड करने में जो घोटाले हुए हैं, जिनकी कंपनियां, दवाई कंपनियां एक्सपायर हो गई थी या जिनकी दवाएं एक्सपायर हो चुकी थी, उसको भी नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए उनको बेचने का मौका ही दे दिया। उनकी भी चौकसी कानूनी द्वारा होगी। मतलब सब अदालत और पुलिस व्यवस्था और संविधान के अंडर में लाने का ये मैनिफेस्टो है। ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा देश का, न्याय योजना 25 गारंटी रही ना, लेकिन ये चीज़ें होना जरूरी थी, क्योंकि देश चाहता था, मैं भी चाहता था, आप भी चाहते थे कि जितनी भी चीज़ें प्राइवेटीकरण हो चुकी है, जितनी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट में गई है, जितने भी लीज पर जगह दे चुके हैं, जितनी भी हर चीज़, फोर्स, एयरपोर्ट, सड़क, रोड, जितने भी प्राइवेट में दिए, उसका नेशनलाइजेशन करने का मानस मैंने पिछले साल बताया था कि राहुल गांधी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस मैनिफेस्टो में वो भी तरतूब रखी गई है। ये 25 गारंटी और राहुल गांधी का दृष्टिकोण वो नेहरू जी के दृष्टिकोण से मेल खाता है। जब भारत के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने 13 साल में बनाया। आज भारत के पास में वाकई में कुछ नहीं, 22 लोगों के हाथ में है। वो जो राहुल गांधी जी ने बोला है ना, 22 लोगों के हाथ में 70% लोगों की जितनी कमाई है, जितना पैसा है, वो सिर्फ 22 लोगों के पास में है। वो नेशनलाइज करने के बाद में ही वो बाकी के जो जनता को बेनिफिट करेंगे। वो घोषणा पत्र का 20 और एक आखिरी सवाल, जैसे उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, स्टूडेंट्स को ये देंगे। उसी के साथ साथ में हमने देखा कि किसानों के बारे में भी उनकी काफ़ी अच्छी सोच थी। जी हाँ। जबकि हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज्य में किसानों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया गया। जी हाँ। हमने नहीं, पूरे भारत ने देखा कि उनके रास्ते में कीले तक ये हुए। तो अभी राहुल गांधी जी ने उस दिन भाषण देते समय इस किसान आयोग बनाने की बात की थी, तो इस पे आप क्या कहें? नहीं, ये ऐसा समझिए कि किसान आयोग आज तक के लिए किसानों के फेवर में जितने भी कायदे सुविधाएं बनी होंगी, सबसे बढ़िया चीज़ ये हुई है कि उसका आयोग बन जाए। आयोग मतलब जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, चुनाव इलेक्शन कमीशन आयोग है, ऐसे आयोग जो होते हैं वो सरकारी होते हैं और केंद्र द्वारा चलाया जाता है। और उसका स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, किसी मंत्रिमंडल का उस पर प्रभाव नहीं होता, कोई मंत्री उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बाकायदा एक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो लेवल का जो जज होता है उसका अध्यक्ष होता है, उसमें जो कर्मचारी होते हैं वो भी न्यायिक विभाग से ही आते हैं जनरली। और वो अगर आयोग बनता है तो मैं समझता हूँ कि किसानों की जो दुर्दशा हुई है पिछले 70 वर्षों में छोड़ दिए, ये 10 साल में जो हुई है वो अभी हट जाएगी, क्योंकि उसको संविधान का आधार मिल जाए। तो ये थे हमारे साथ में राजू जी चौतमल। इन्होंने काफ़ी कांग्रेस के बारे में, अच्छे मैनिफेस्टो के बारे में सविस्तर हमारे को बताई है। और क्या आपको लगता है कि ये जो राहुल गांधी जी ने जनता के साथ में वादे किए हैं, जी हाँ, ये वादों पे जनता उन्हें आशीर्वाद देंगी? देखिए विनोद जी, 2 साल पहले राहुल गांधी जी ने पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। पहला दिन जो था जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उन्हें झंडा हाथ में दिया था राहुल गांधी जी को, वो पहला दिन था। और पहले दिन से जब उन्होंने चलना चालू किया पैदल, तो जैसे जैसे उन्हें समर्थन मिलता गया, लाखों करोड़ों की भीड़ उनके साथ चलती थी।
यानी किसी रोड से जाते समय में ऐसा लगता है कि समुद्र या फिर कोई जो डैम होता है, बांध होता है, वो बांध टूट गया हो, डैम टूट गया हो, वो पानी जो रोड पर बहता है ना, वैसे लोग बह रहे थे। इतना प्यार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। बरसात में भी जब विजय कर्नाटक में बरसात आई, जोरदार चालू थी, बरसात में भी लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। कश्मीर में देखिए, कश्मीर में बर्फ गिर रही थी, लोग उनके साथ में थे, बर्फ में भी साथ में थे। जब इतने संकटों में जनता साथ में रहती है किसी नेता के, बगैर पैसों के, बगैर खाए पिए, तो चुनाव के रूप में एक वोट देना कोई बड़ी बात नहीं है। और लोगों को ने जो 10 साल में सहा है ना, कोरोना काल वगैरह, GST, महंगाई, बेरोजगारी, तो उसका बदला तो इस बार भारत की जनता ज़रूर लेगी वोटों के रूप में। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है कि सत्ता के पास असीमित अधिकार होंगे, लेकिन कितने दिन तक? 5 साल तक। जैसे ही चुनाव आएगा, जनता को तय करना है कि ये अभी रहेंगी सरकार या जाएंगी। अभी ये तो जनता तय करेंगे ना। ये हमें तो आशा है, विश्वास है कि जनता को 10 साल के जो दुख मिले हैं, जो खुश नहीं रह पाए, उसका तो बदला वोट के रूप में लेंगे ही लेंगे। वो देखते हैं कि अभी मशीन क्या करती है। हालांकि राहुल जी गांधी जी ने ईवीएम मशीन के विषय में ज़्यादा कुछ कभी नहीं कहा कि ईवीएम मशीन सेटिंग हो सकती है करके। मुझे भी लगता है सेटिंग बहुत कम पैमाने पर होती है, लेकिन ईवीएम मशीन बदली जा सकती है। वो बदलने की जो प्रोसेस थी 2019 से पहले, वो हो सकता था, क्योंकि हम उस समय में चौकीदारी नहीं करते थे, गोडाउन की जगह ईवीएम मशीन रखते हैं। 2019 से हम लोगों ने, या बहुत सारे लोगों ने, सभी उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम मशीन जहाँ रखी जाती है उन गोडाउनों की चौकीदारी की है 24 घंटे। वहाँ किसी गाड़ी को आने जाने नहीं देते थे, किसी अधिकारी को आने नहीं देते थे, तो बहुत सारा फर्क भी मिला है। क्योंकि ईवीएम मशीन 2019 में 20 लाख के लगभग नदी किनारे, रोड किनारे ऐसे मिली है। वो ईवीएम मशीनें कहाँ से मिली? तो जाहिर है ईवीएम मशीन बदली जा सकती है। सेटिंग कैसा है, 1000 अगर ईवीएम मशीन है तो कंप्यूटर उसको 1000 मशीनों को सेट कर ही नहीं सकती, इफेक्ट डाल ही नहीं सकती। 10, 15, 20 हो सकता है, लेकिन आज के समय में वो 10, 15, 20 मशीन हैक नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि राहुल गांधी जी जैसा बुद्धिमान व्यक्ति और उनके जो गुरु है, राजीव गांधी जी के मित्र सैम पित्रोदा, वो भी उस ईवीएम मशीन का तोड़ निकाल नहीं पाए हैं, या फिर ईवीएम हैक होती है इंटरनेट द्वारा, वो भी नहीं बता पाए। संभावनाएं बताइए, देश में संभावनाएं चलती है, संभावनाओं पर आधारित चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव होता है एक्चुअल हकीकत पर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर ईवीएम पर ही अगर वोटिंग होती है तो ठीक है, ईवीएम पर होती है। अतिरिक्त सुरक्षा देना सरकार का काम है। अब वो मोदी सरकार देती है नहीं देती है, लेकिन जनता ये तय कर रही है कि सुरक्षा हमें ही देना है। इसलिए आप देखना, जिस दिन 4 जून को काउंटिंग होगी, जहाँ जहाँ चुनाव हो चुके हैं वहाँ गोडाउनों में अभी चौकीदारी शुरू हो चुकी है जनता की। और जनता जब चौकीदार बनती है ना, तो वहाँ कोई चोरी नहीं हो सकती। तो इसी आशा के साथ कि इन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा और काफ़ी इस देश में सत्ता परिवर्तन होगा, ये आशा करते। राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।